Assalamualaikum ji, Dr. Huma Saif here. Welcome to the show Fun Platter, a segment, a show that's all about the expertise, the experiences of my guests. तो आज हमारे साथ है मिकदाद मेहदी साहब. ये माशाल्लाह, he's a lawyer, he's working as a consultant with US Bar, and he's children protection activist. He's an author of a couple of books on this specific topic. और माशाल्लाह, he's part of the legislation, child protection legislation का भी ये part रहे हैं. So welcome to the show, मिकदाद साहब. Thank you, Dr. Uma. तो tomorrow is the Universal Children Day. तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब स्पेसिफिक डे के बारे में, और पाकिस्तान में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो लेजिस्लेशन है और जो कंडीशन है उसके ऊपर, I mean, what are your views, thoughts on that? थैंक यू डॉक्टर उमा. पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि फॉर्मल मीडिया पे तो अक्सर इस डे के मुनासबत से काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड आना शुरू हो गया कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के ऊपर बात हो रही है और इन इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और इसके हवाले से पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशन ने जो एक कन्वेंशन को ओपन किया था फॉर सिग्नेचर्स और उसको अडॉप्ट किया था, वो 20 नवंबर 1989 का दिन था. और 1990 में 12 नवंबर 1990 को, यानी एक साल कंप्लीट होने से पहले, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से था जिन्होंने इसको साइन कर लिया था. यानी हमने साइन करके ये कमिटमेंट दे दी कि हम अपने मुल्क के अंदर बच्चों के राइट्स को इंश्योर करेंगे. तो ये बेसिकली जो दिन है, इसी मुनासबत से मनाया जाता है कि 20 नवंबर को यूनाइटेड नेशन ने अपना जो दिन है, इस दिन के अंदर UNCRC को, यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है, या जिसको हुकूक इत्फाल का आलमी मुआहदा भी कहते हैं, उसको ओपन किया था और उसको अडॉप्ट किया था. और पहली दफ़ा बच्चों को हकूक मिले थे, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर बच्चे चैरिटी का कॉन्सेप्ट थे, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट थे. अगर कोई उनके लिए कुछ कर दे तो उसकी मेहरबानी, अगर नहीं करता तो कोई वो बाहर नहीं था. लेकिन जी, अब एटलीस्ट ऑब्वियसली जब राइट्स क्रिएट होते हैं तो किसी की लाइबिलिटी भी बनती है. तो अब स्टेट्स की लाइबिलिटी है, स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन राइट्स को इंश्योर करें. तो UNCRC के सिग्नेचर्स करने के बाद हमारी रियासत की ये कमिटमेंट थी कि हम बच्चों के हकूक को इंश्योर करेंगे, वो हकूक जो इस मुआहदे के अंदर दर्ज हैं. तो वो सारे के सारे हकूक बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तकरीबन 42 के करीब वो सेक्शन है उस मुआहदे के अंदर. अगर उसको हम तकसीम करें तो वो 4 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ. सबसे पहला हिस्सा सर्वाइवल के मुतल्लिक है, यानी बच्चे की ज़िंदगी का हक. यानी UNCRC ने हमें बच्चों को हक दिया है कि उनके ज़िंदा रहने के लिए जो भी मुमकिन हो रियासतें उस पर काम करेंगे. हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स चलती हैं, पोलियो एरेडिकेशन के लिए कैंपेन्स चलती हैं, ये हफाजती मराकज़, बच्चों के हफाजती टीकों के मराकज़ कायम किए जाते हैं. यानी बच्चे की पैदाइश से ये मामलात शुरू हो जाते हैं, उसके नाम रखने से, उसको आइडेंटिटी देने से. ये सारे के सारे सर्वाइवल के साथ जुड़े हैं मामलात. इनके ऊपर रियासतें स्पेंडिंग करती हैं, खर्चती हैं, ताकि उनको उनका ये राइट दे सकें. जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो दूसरा जो मेजर ग्रुप ऑफ राइट्स हैं वो डेवलपमेंट का है, यानी नशोनुमा का, आगे बढ़ने का. बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत है, स्कूल से होने चाहिए, राइट टू एजुकेशन है. हमारे यहाँ जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी हासिल है राइट टू एजुकेशन को. बच्चों को प्ले ग्राउंड्स चाहिए, बच्चों को फलने फूलने के लिए अच्छी सोसाइटी चाहिए, मुआशरा चाहिए, दोस्त यार, ये सब चीज़ें उनको मज़हब के हवाले से सिक्योरिटी चाहिए. ये सारे मामला जो है वो डेवलपमेंट के साथ. और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो आजकल जिसके हवाले से बहुत से इश्यूज हमें सामना भी करना पड़ता है जिन इश्यूज का, वो प्रोटेक्शन के हवाले से हैं. यानी कि स्टेट ने ये कमिटमेंट दी है UNCRC को साइन करके कि तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशंस, यानी हर किस्म का जो तशद्दुद है, हर किस्म का जो इस्तेहसाल है, उसके मुकाबले में रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी. और सिचुएशन हमारे सामने है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, हमारे यहाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट है, वायलेंस के इतने सारे वाक़यात सामने आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस है जिसमें बच्चों को गुजरना पड़ता है जुडिशल सिस्टम्स के अंदर से. देन चौथा राइट जो बहुत इंपॉर्टेंट और इग्नोर्ड एरिया पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ पार्टिसिपेशन का हक. इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद हमने इस चीज़ को माना कि बच्चों को राय देने का हक है.
कि जब भी उनके मुतल्लिक कानून साजी की जाए, जब भी उनके मुतल्लिक पॉलिसी साजी कोई की जाए, तो उनसे उनकी राय पूछी जाए। उनसे पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो हमारे यहाँ तो कल्चर ये है कि जब भी बड़े कोई बात करते हैं तो छोटों को उठा देते हैं, भाई चले जाओ, अब तुम्हारे मुतल्लिक हम फैसला करने लगे हैं। तो ये जो है वो इश्यूज़ हैं जो कि बिल्ट इन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान को साइन किए 30 साल हो चुके हैं, इस मुआहदे को मुतारफ़ कराए हुए तकरीबन 31 साल हो चुके हैं। दुनिया की तमाम रियासतें अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान भी चूँकि यूएनसीआरसी को बनाने के प्रोसेस में भी था और उन चंद ममालिक में से भी था जो जिन्होंने बहुत पहले इसको साइन किया, यानी 12 नवंबर 1990 को साइन किया, यानी 1 साल कंप्लीट होने से चंद दिन पहले हमने साइन कर दिया, इतनी जल्दी थी हमें चाइल्ड राइट्स को देने की। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सिचुएशन कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं है, कोई तसल्ली बख्श नहीं है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो हम मनाते हैं उसका बैकग्राउंड है कि इस दिन को हमने बच्चों के हकूक का दिन माना है, हमने कमिटमेंट दी हैं। ये किसी इंडिविजुअल की कमिटमेंट्स नहीं थी, ये बल्कि रियासत की कमिटमेंट्स थी कि हम अपने बच्चों को उनकी सर्वाइवल के लिए काम करेंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे और उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। मिगदाद साहब, आप जो पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन का सिस्टम है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दैट। लेकिन बलूचिस्तान में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मुझे कुछ पता चले से कोयटा में कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे कुछ शेपरॉन कपल को दे देते हैं और वो कपल लिटरली 50-60 बच्चे लेके कोयटा में आता है, फिर वो मांगते हैं। बच्चे अगर उतना पैसे 300 रुपए लेके नहीं जाते तो फिर उनको खाना नहीं मिलता, उनको पिटाई होती है। तो उसके लिए हमने कोशिश की थी कि हम बलूचिस्तान में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का, मेरे ख्याल में ब्यूरो तो बिल्कुल अभी इनिशियल इन्फेंटाइल स्टेज में है वहाँ पे, लेकिन हमने और भी कोशिश की थी, हमें कोई खास एक्टिविस्ट उधर नहीं मिले इस बात पे। तो पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल पे क्या 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 काम हो रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन का? जी। डॉक्टर उमा, बेसिकली हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर कुछ नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन है, कुछ हमारे यहाँ प्रोविंशियल लेवल पे है। बेसिकली 18th अमेंडमेंट के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंसेस की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए लेजिस्लेशन करें, उनके हकूक़ के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो अभी स्टेट लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर या फेडरल लेवल पर हमारे पास कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अवेलेबल है, ना हमारे सूबों की सतह पर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अवेलेबल है। जहाँ तक कुछ बहुत अच्छी लेजिस्लेशन रिसेंट ईयर्स में हुई हैं फेडरल लेवल के ऊपर, और देन हमारे पंजाब में ने बेसिकली लीड ली थी 2004 में, जब पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 पास किया था। और पहली दफ़ा सोचा था कि स्ट्रीट चिल्ड्रन और बच्चे जो डेस्टिट्यूट हैं या नेग्लेक्टेड हैं उनके मतलब कोई काम किया जाए। तो रिसेंट ईयर्स में फिर लेटर ऑन 2010 में जो केपी ने पास किया, 2011 में जो है वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को का क़याम अमल में आया। यानी लेजिस्लेशन पास हुई, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी हम थोड़े से दूर हैं वहाँ पे। और उसके बाद अभी बलूचिस्तान में 2016 में जो है वो उन्होंने लॉ पास किया। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के अंदर तो बड़ा फ़ाल है और काम कर रहा है। उनके 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो रीच है, वो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, उन बच्चों को जो डेस्टिट्यूट और नेग्लेक्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपका क्वेश्चन है बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन की सिचुएशन जो है अभी गैर तसल्ली बख्श है। वहाँ पर अभी तक कोई हेल्पलाइन, आप देखें कि 1121 की जो हेल्पलाइन है वो पूरे अब तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद है। पंजाब के अंदर मौजूद है, केपी के अंदर मौजूद है और सिंध के अंदर मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान में अभी तक वो भी उसका भी स्टार्ट नहीं हो सका। और ना ही उस वहाँ पर जो लॉ है उसके मुताबिक वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उस कमीशन की फॉर्मेशन जो है वो अच्छा कदम हो सकता है अगर उसको फॉर्म कर दिया जाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ कदम बढ़ाए जाएँ। लेकिन कोई ख़ास उधर पे लॉज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। वहाँ पर लैकूनाज़ हैं, वहाँ पे गैप्स हैं। वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, बच्चे कानकुनी में हैं जो आपने इश्यू किया, बेगिंग में हैं, बच्चे लेबर के अंदर हैं। वहाँ पर जो रिफ्यूजी बच्चे हैं उनके इश्यूज़ हैं। बहुत से बच्चों के मामला जो बलूचिस्तान से सामने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ बलूचिस्तान से सामने नहीं आते, सारे सूबों के अंदर जो है मसाइल बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं और रियासत इनको इग्नोर करती आ रही है। हम बल्कि पिछले साल मैंने लिखा भी था जो कि इसी डे के हवाले से कि हमारे मोस्टली जो लेजिस्लेशन या हमारा रिस्पॉन्स है स्टेट का वो या तो नी जर्क एक्शंस हैं
या वो किसी बड़े हादसे के बाद कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों को मिल जाता है। यानी अगर हम देखें तो कसूर इंसिडेंट हुआ तो कुछ लेजिस्लेशन हो गई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मुताबिक, अदरवाइज़ डिनायल में थे कि ये तो इश्यू होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। इसी तरह जो है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के कुछ इश्यूज़ आते हैं, कोई बहुत हादसा बड़ा हो जाता है तो हम लेबर पे कोई लॉ लेकर आ जाते हैं। तो प्रोएक्टिव अप्रोच तो हमारी रियासत की कभी भी नहीं रही बच्चों के हवाले से, और उसकी वजह हम अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि शायद यही है कि बच्चों के पास वोट की पावर नहीं है, उनको पता है कि हमने बच्चों के पास तो दोबारा जाना नहीं है। तो जिनके पास वोट की पावर है उनको खुश करो, बच्चों की खैर है। पिता साहब एक लेकिन और बात मैं ये पूछना चाहूँगी जी, कि जी। आपने देखा लाहौर में भी आप डेस्टिट्यूट बच्चों की जो कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन में जो बच्चे फॉल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन आप लाहौर में देखें सड़कों पे छोटी-छोटी मार्केट्स के अंदर बच्चे माँग रहे होते हैं और वो फिर बाद में किसी के पास जाता है। आई डोंट नो वो जो एल्डरली पर्सन है वो उनका उनका रिलेटिव है भी कि वो कोई शेपरॉन है या कोई जो उसी तरह तो वो बच्चे उस डेफिनेशन में फॉल करते हैं एंड डू दे गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोटेक्शन लॉ? उम, बिल्कुल। जो पंजाब के अंदर बेसिकली पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट था और उसके तहत जो ब्यूरो कायम किया गया था, उसमें तो पर्टिकुलरली ये बैंकिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको उनको डील करने के लिए लॉ बनाया गया था। लेकिन हमारा मुतालबा हमेशा से शुरू से यही रहा है कि इसको प्रोटेक्श ब्यूरो को बेसिकली प्रोटेक्शन का एक वाइडर जो है वो मैंडेट देना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्शन को के तमाम इश्यूज़ को इंश्योर कर सके। बड़े शहरों के अंदर बिल्कुल ब्यूरो जो है वो इस किस्म के ऑपरेशंस करता है, बच्चों को रेस्क्यू करता है, ऐसे जो सो कॉल्ड पेरेंट्स उनके बने होते हैं या वो माफिया होते हैं या जिनको बच्चे किराए पर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ वो काम करते हैं क्योंकि इसी लॉ के अंडर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट होती है। ये पहला लॉ था जिसके तहत इस हद तक जाने के लिए कहा गया था रियासत को कि अगर बच्चों की कस्टडी पेरेंट्स से भी लेना पड़े तो ले ली जाए उनको इस किस्म की सिचुएशन से बचाने के लिए। तो ये पहली दफ़ा ऐसा था कि कोर्ट जो है वो नेचुरल गार्डियन से या नेचुरल पेरेंट्स से जो है वो कस्टडी लेकर तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर रखवा दे। तो उसकी वजह यही थी कि अगर वो बच्चों को सड़कों पर भीख मँगवाने से बाज़ नहीं आते, उनको इस किस्म के इलिसिट पर्पसेज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ये है कि बच्चे फिर पेरेंट्स के साथ ना रहें, फिर ब्यूरो के अंदर रहें। तो ये लेजिस्लेशन बहुत अच्छी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पंजाब की हद तक तो हम कह सकते हैं कि लॉ काफ़ी मजबूत है इस इश्यू को टैकल करने के लिए। दामा साहब मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है क्योंकि जैसे बाहर के मुल्क में एक फॉस्टर पेरेंट सिस्टम होता है लेकिन स्टेट हॉकिशली उसके ऊपर देखती है कि बच्चों के अब्यूज ना की जाए या उनको कोई पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए वो फॉस्टर पेरेंट्स और दे कीप ऑन चेकिंग विद देम तो हमारी मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर अल्लाह रहम करे को 1000 बच्चे तो वो हजार के हजार बच्चे ले सकते हैं कि वो कहीं और चैनल आउट करते हैं किसी और इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली डॉक्टर हुमा जो इनिशियल स्टेज पर तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एस्टेब्लिश किया गया था। जहाँ पर बच्चों की अकोमोडेशन उस फॉस्टर केयर के लिए तमाम इंतज़ामात काफ़ी बेहतर स्टैंडर्ड्स के साथ अवेलेबल हैं। लाहौर के अंदर बहुत अच्छा सेंटर है, एजुकेशन का इंतज़ाम मौजूद है। उनकी प्राइमरी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए इंतज़ामात मौजूद हैं। वहाँ पर उनके लिए प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं। लड़कियों लड़कों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स मौजूद हैं। तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ बाकी शहरों में भी गुजरांवाला के अंदर, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर, फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स बहुत अच्छा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और कैपेसिटी भी मौजूद है कि वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर हम देखें कि वो बजट ये काम वही उसी दौर में हुआ जब इसको स्टार्ट किया गया था। हम 8 डिस्ट्रिक्ट से आगे आज तक नहीं बढ़ सके। पूरे पंजाब को इसकी ज़रूरत है, हर शहर को ज़रूरत है आप कौन ऐसे सी ईयर सेंटर्स की की, बात ऐसे कर रहे ब्यूरोज़ हैं 1990 की बात कर रहे हैं नहीं, ये 2004 के बाद यानी 2004 में ये लॉ पास हुआ, 2004 के बाद साल 2 साल के अंदर ये सेंटर्स कायम किए गए मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने ऑपरेटिव हुए 2007 तक तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने ये सेटअप्स कायम कर लिए थे। लेकिन उसके बाद मज़ीद सेंटर्स या मज़ीद इस तरह के ब्यूरो वो एस्टेब्लिश नहीं हो सके जो कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इनका बजट इंतहाई कलील होता है, उसके बाद नई हायरिंग्स बिल्कुल नहीं हुई। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चीफ मिनिस्टर हेड करता है लेकिन वो मीटिंग्स कभी कॉल नहीं करते, हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो चेयरपर्सन हैं वो अपने तौर पर कोशिश करते हैं हमेशा चेयरपर्सन जो उनसे मोस्टली वो प्रोएक्टिव होते हैं लेकिन उनके लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से शायद वो नताइज नहीं ले पाते जो कि आने चाहिए। आपको याद होगा जब कसूर का इंसिडेंट हुआ था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऊपर हो रहा था क्योंकि हर कोई प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तरफ देखता था लेकिन लेजिस्लेशन में
इनका स्कोप लिमिटेड है, इन्होंने सिर्फ सर्टेन क्लास ऑफ चिल्ड्रन को डील करना है, जो उनकी डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं उन्हीं को सिर्फ इन्होंने देखना है, बाकी जो है वो अभी तक उनके पास जो है मैनेडेट उस तरह से मौजूद नहीं है, तो जो कि मिलना चाहिए असूलन। So Mikdad sir, what like Pakistan में what different forms of child abuse do you find, and और legal system को कैसे cover करता है? मैं जैसे आगे बताया कि कुछ तो हमारे वहाँ नेशनल लॉज हैं जो कि कवर करते हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बेसिकली एक प्रोविंशियल इशू है, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों ने इसको इंश्योर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ नेशनल लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, ट्रैफिकिंग, इंटरनल ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए। इंटरनल ट्रैफिकिंग फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अटैच है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के साथ। एक शहर से दूसरे शहर बच्चों को मूव किया जाता है फॉर लेबर पर्पसेस, फॉर बैगरी, फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए जी। और इसी तरह उनको जो है हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है जो कि फेडरल लॉ है, उसके तहत जुवेनाइल जस्टिस जो बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं या जो बच्चे मुलजम बन जाते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि खिलाफ कानून है, उनको डील करने के लिए एक नेशनल लॉ मौजूद है जो कि बहुत अच्छा और कम्प्रीहेंसिव है। 2018 में मुतारफ करवाया गया। उस लॉ के तहत जो है वो इनको बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कि उनको जो है फॉर्मल जुडिशल सिस्टम में उस तरह से नहीं भेजा जाएगा कि वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के वापस आए, ना कि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। उसके लिए इंतजाम किए गए, इंतजाम की बात की गई है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अभी भी उसके लिए ना तो फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। उसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को एस्टैब्लिश करना था, वो कायम नहीं हुई। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो इन बच्चों के लिए बनाने थे वो नहीं मौजूद हैं। रिमांड होम्स उनके लिए बनाने थे, वो नहीं मौजूद। इस किस्म की चीज़ें जो कि इस लॉ के अंदर थी वो अभी तक मौजूद नहीं है। ये फेडरल लॉज हैं जो कि हमारे अभी नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि 2017 में लॉ पास किया गया। एक ऐसा कमीशन जिसके पास जुडिशियल इख्तियारात मौजूद हैं, उस कमीशन के अंदर राइट टू पार्टिसिपेशन को इंश्योरेंस किया गया। डॉक्टर उमा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली दफा उस कमीशन के अंदर 2 बच्चे बैठेंगे, Okay, that's awesome. एक लड़का और लड़की। या और वो बच्चे यानी उस कमीशन का हिस्सा हैं और उस कमीशन के पास अदालती इख्तियारात भी मौजूद हैं कि वो किसी को समन कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी को नोटिस कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं मैटर्स को, कि गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, किसी इशू के मुतालिक सजेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को। तो वो कमीशन एक लड़का और लड़की जो है 15 साल जिनकी उम्र होगी वो उस कमीशन का हिस्सा होंगे। तो वो कमीशन इस साल फॉर्म हो चुका है, उसका बाकायदा उसकी जो है वो उसका वजूद अमल में आ चुका है। यानी 2017 में लॉ पास हुआ था, तो इस साल उस कमीशन को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो इस तरह के ये फेडरल लॉज मौजूद हैं। फिर हमारे यहाँ सूबाई कानून साजी है, जैसे मैंने बताया पंजाब के अंदर पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 में पास किया गया था, जिसके पास एक लिमिटेड सा प्रोटेक्शन का मैंडेट है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। इसी तरह केपी के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 में पास किया गया था। फिर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 में पास किया गया था, और बलूचिस्तान में इस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन का कानून जो है 2-3 साल पहले 2016 में पास किया गया। पिता साहब, तो ये लॉज जो है जी ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस है, ये इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ था जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, जिसके ऊपर बहुत बात हुई, और ज़ैनब के वाक़े के बाद जो है लोग अक्सर इस पे बात करते थे कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स जो सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराना चाहिए। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल अलर्ट सिस्टम जो दूसरे मुल्कों के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, कि एम्बर अलर्ट के नाम से वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर उसको रिस्पॉन्ड नष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो वो उसी जी तो वो असल में उसी को मॉडल बनाकर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसका मकसद ये था कि जब भी हम कोई बच्चा देखते हैं कि वो मिसिंग चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है, या वो मिस हो गया है, वो ढूंढ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, पेरेंट्स जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस को जाके बताते हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, तो पुलिस का आगे से रिस्पॉन्स होता है आप अपने रिश्तेदारों की तरफ पता करें, आप मेले पे देखें वो कहीं वहां पे चला गया होगा। और वो जो एटलीस्ट किसी भी एफआईआर में 24 घंटे तो नॉर्मली लग जाते हैं लॉज होने के अंदर, यानी स्टेट का रिस्पांस 24 घंटे तो मिनिमम है ही है डिले। और जब हम चूनिया और कसूर के केसेस देखें तो 1 महीने और 3 महीने तक के जो हैं वो डिलेज मौजूद हैं। जब
स्टेट की तरफ से महीने या 3 महीने के बाद रिस्पॉन्स आएगा तो आप सोच लेंगे उस बच्चे का क्या हाल हो चुका होगा। तो एब्सोल्युटली। उस रिस्पॉन्स को स्विफ्ट करने के लिए, तेज़ करने के लिए ये कानून मुतारिफ कराया गया था, जिसमें थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ। हमारा मकसद ये था कि इस लॉ के अंदर लायबल किया जाए पुलिस को कि वो विदिन 2 आवर्स, जैसे ही उसके पास कंप्लेंट आए फ़ौरन लॉन्च करे और विदिन 2 आवर्स जो है वो ज़ारा एजेंसी, जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड अलर्ट एजेंसी एस्टेब्लिश की जाएगी, उसको इन्फॉर्म करें। वो अलर्ट जारी करेंगे और पुलिस रिस्पॉन्सिबल है कि फ़ौरन जो है वो रिपोर्ट को लॉन्च करके तो क्विकली रिस्पॉन्ड करे। ये ना आगे से इम्प्लीमेंट हो एक्सक्यूज़ेज़ दे चुका के है? बच ये इम्प्लीमेंट हो सॉरी? चुका हुआ है? जी, ये लॉ लॉ तो पास हो गया 2020 में। लेकिन इसके ऊपर ऐप भी इन्होंने अभी मुतारिफ करवा दिया है मिनिस्ट्री ने, लेकिन अभी तक इसके ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, क्योंकि अभी तक पुलिस को नहीं पता कि उनकी ज़िम्मेदारी है। इसके तहत पुलिस अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करती विदिन 2 आवर्स और जो है रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इसके साथ एक एनेक्सर है जिसको फिल करना लाज़मी है पुलिस के लिए, कि जैसे ही बच्चे मिसिंग चाइल्ड की कोई कंप्लेंट आती है तो फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा ज़ैनब जो अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी है उसके साथ। तो एजेंसी के पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि बच्चे के बाल कैसे हैं, बच्चे का कलर कैसा है, बच्चे ने क्या पहना हुआ था, बच्चे का एज ग्रुप क्या है, बच्चे का स्कूल कौन-सा, वो सारी डिटेल जो एक अलर्ट जारी करने के लिए ज़रूरी है। वो अलर्ट जारी कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और लोकल लेवल पर। तो अगर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते तो उसके लिए 2 साल तक सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना उस पुलिस वाले के लिए है जो ऐसा डिले करेगा जानबूझकर, जो कि फैटल होगा, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये चीज़ जो है वो मुतारिफ करवाई गई है। बेसिकली इसका मकसद जो है मिसिंग चाइल्ड के केसेस के अंदर स्टेट के रिस्पॉन्स को जो है वो तेज़ करना है, जल्द करना है। ऑब्वियसली जब ये रिस्पॉन्स जल्द आएगा तो चाइल्ड अब्यूज़ के चांसेस कम हो जाएँगे, क्योंकि वो जो टाइम स्पैन है जिसके जो क्रिटिकल है बच्चे के लिए मिसिंग होने के बाद, उसके अंदर ही अगर पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है तो हो सकता है बच्चे की रिकवरी ईज़िली हो जाए। बेसिकली उसको कत्ल होने से पहले या खुदा ना खास्ता अब्यूज़ होने से पहले उसको रिकवर किया जा सके। तो ये बेसिकली ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट का मकसद था, जिस पर अब पहले तो शोर था कि अपोज़िशन पास नहीं होने दे रही, लेकिन अब आई डोंट नो कि क्या रीज़न्स हैं कि इसको नोटिफ़ाई नहीं किया जा रहा, इसको थाने की सतह तक जो है वो अ, उसको उसको मैकेनिज़्म नहीं फ़राहम किया जा रहा, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो जिनसी तशद्दुद का शिकार भी होते हैं, मिसिंग भी होते हैं और फिर बाद में उनके सिचुएशन जो उनसी है वो डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी, एक बात मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कुछ अरसे से जो मिसिंग चिल्ड्रन या जो अब्यूज़ इन सब के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सो डू यू थिंक देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन सच इंसिडेंट्स कि ये रिपोर्ट अब होना शुरू हो गए हैं? क्योंकि अगर इंक्रीज़ है तो दैट्स स्कैरी, दैट्स अलार्मिंग, लेकिन अगर रिपोर्ट जी। होना शुरू हो गए, इज़ दैट अ गुड साइन कि लोग अब अ बोलने हो रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर उमा, बेसिकली साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को मॉनिटर करती है। उनकी एक रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है जिसको क्रूअल नंबर कहा जाता है या ज़ालिम अदाद के नाम से उसको जाना जाता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अरसा बी 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि वो ये रिपोर्ट मुरतब करते हैं। तो तकरीबन 3000 से 4000 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं हर साल। एवरेज जो है 3000 से 4000 के दरमियान फिगर रहता है। 2019 के अंदर 2800 समथिंग केसेज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि कंपैरेटिवली 1000 कम थे प्रीवियस ईयर से। यानी 2018 में 3800 समथिंग थे और 2019 में जो है वो 2800 समथिंग थे। तो ये जो 1000 का डिफरेंस आया, तो साहिल की रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी वजह शायद कसूर इंसिडेंट था, जिसके बाद लोग थोड़े से प्रोएक्टिव हुए हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन के मुतालिक सोचना शुरू किया है। ओके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो केसेज़ हैं वो ज़्यादातर अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। मुझे याद है कि द 2005-6 में जब हम मीडिया के सीनियर लोगों से भी बात करते थे तो वो उनके उनके कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ को रिपोर्ट करना शुरू कर दें तो ये बुराई को स्प्रेड करने के मुतरादिफ है, ये ईवल को और बढ़ावा देने के बराबर है। तो वो एक टैबू था, वो एक प्रॉब्लम थी जो हमारे माइंडसेट में थी। वो समझते थे कि अगर इसको हम अब्यूज़ के केसेज़ को रिपोर्ट करेंगे तो ये अब्यूज़ बढ़ेगा। जबकि अब्यूज़ के केसेज़ को रिपोर्ट करने से हमें सिवियरिटी का अंदाज़ा होता है। हमारे सीनियर्स बताते हैं कि 90s के अंदर जब डॉक्टर शेर अफ़गान नियाज़ी एक यूएन के प्लेटफ़ॉर्म पे कहते थे कि नहीं, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का इश्यू तो हमारा है ही नहीं है, ये तो यूरोप का इश्यू है, ये तो आपके लोगों का इश्यू है, हमारा तो ये इश्यू ही नहीं है। तो वो तो जब 2000 के अंदर
जावेद इकबाल ने लाहौर के अंदर 100 बच्चों को जो है वो सेक्सुअली अब्यूज करके कत्ल कर दिया, तो फिर सामने सिचुएशन आई कि ये तो वेरी मच ओवर इशू ना। ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा, आप मसाज बॉयज देख लें, आप बच्चाबाजी की रस्में देख लें, आप बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने खुल कर आए जब स्टडीज इसके ऊपर होना शुरू हो गई। तो मीडिया पहले इस पे बात नहीं करता था, लेकिन अब स्पेशली कसूर इंसिडेंट्स के बाद ऑब्वियसली रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अभी भी ये टिप ऑफ आइसबर्ग हैं, बिल्कुल वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं हो पाते उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके पास बहुत से केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कंपल्सरी रिपोर्टिंग का कोई लॉ मौजूद नहीं है कि अगर आपको केलम में कोई ऐसी बात आई है और आप उसको रिपोर्ट ना करें तो आपकी कोई जिम्मेदारी है। तो हर कोई प्रॉब्लम से बचना चाहता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग से बचना चाहता है, तो वो रिपोर्ट नहीं करता। तो कई दफ़ा उनको काउंसिल किया जाता है कि आप रिपोर्ट करें। जब बच्चा ऐसी हालत में हॉस्पिटल के अंदर आता है तो कोई भी रिपोर्ट करने पे तैयार नहीं होता। जी, मैंने सच केस है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद गंगाराम हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी बहुत से पेरेंट्स जब उनको बताते थे तो वो बच्चा लेकर भाग जाते थे, क्योंकि वो जो एक अननेसेसरी हैसल है कि पुलिस आएगी और सब, तो उससे बचने के लिए तो आई टोटली एग्री, इट्स अंडर मैसिवली अंडर रिपोर्टेड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। एक और बात में एक फ्रेंड उनसे मेरी कुछ अर्सा पहले बात हो रही थी, तो वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर बात कर रही थी। तो वो ये चाह रही थी कि पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव आए कि जो जो बड़े स्कूल हैं वो जैसे शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको पढ़ाएं। लेकिन मेरे ख्याल में काफी वो रेड टेप वो सब, तो हमारी स्टेट कुछ कर रही है स्ट्रीट चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए? रखनुमा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली 2013 में अगर मैं पंजाब की सिर्फ बात करूं तो पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2013 पास किया गया था। आज 7 साल हो चुके हैं। उस लॉ की कंडीशन ये थी कि इस लॉ को इन्फोर्स तब किया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि ये इन्फोर्स्ड है फॉर सर्टेन एरियाज या पूरे पंजाब के लिए। आज तक उसको नोटिफाई नहीं किया जा सका, उस पर इम्प्लीमेंटेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 25A पाकिस्तान के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसका मकसद ये था कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट के एक्सपेंस पर प्रोवाइड की जाएगी अप टू 5 to 16 ईयर्स ना। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस हुई हैं उनके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा, रिसोर्सेज एलोकेशन नहीं हो रही। जो आपका क्वेश्चन है कि बड़े स्कूल जो हैं वो उस लॉ के अंदर, जो पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है उसके अंदर सेक्शन मौजूद है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक सर्टेन पोर्शन जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को या कम्युनिटीज़ को देंगे, और ख़ास तादाद हर क्लास के अंदर जो है उन बच्चों की होगी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी फीस में रिलैक्सेशन दी जाएगी ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो वो तो लीगली बाउंड हैं वो सारे बड़े इदारे ऐसा करने के लिए। लेकिन अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाए, तो आज तक लॉ ही नहीं इन्फोर्स हो सका, उस लॉ को नोटिफाई नहीं किया, उसको इतना यानी इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। हमेशा उनके पास यही बहाना है जी अभी रूल्स बन रहे हैं, उसके अभी रूल्स बन रहे हैं। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट 7 साल से अधूरा है, आज तक वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। किसी ना पिछली गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया, ना अभी तक के 3 साल इस गवर्नमेंट के हो गए हैं ये नोटिफाई करने के लिए, आई डोंट नो, तैयार नहीं है अभी तक। तो सिचुएशन तो इतनी अच्छी नहीं है। You're absolutely right. It's a long way. It's a long struggle, and हम सबको as a community, as a country, as a nation, we have to work. बच्चों के rights की condition वाकई बहुत खराब है पाकिस्तान में। So it was really nice. Thank you so much for all your kind input. I hope you all had amazing time. So see you all next time, inshallah. Take very good care of yourself. Thank you so much, Mikdad Saab. Allah Hafiz. Thank you.